नमस्कार, मैं हूं भगवान राम दोरिमना। आप देख रहे हो मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। वीडियो को पूरा देखें, चैनल ने सब्सक्राइब करें, पेज ने फॉलो करें और वीडियो दोस्तों के लिए शेयर करें। आप देख रहे हो दोरिमना के गुड़ामालानी विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के कदावर नेता ईसरा रामजी गोदारा, जो दोरिमना से सरपंच के प्रत्याशी भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम मुद्दों को लेकर और राजस्थान के वर्तमान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा किया गया विकास, जो ईसरा राम जी या भारतीय जनता पार्टी को जो पसंद नहीं आया, उन तमाम विषय को लेकर मैं ईसरा राम जी के साथ चर्चा करूंगा। सबसे पहले मैं ईसरा राम जी से चर्चा करूंगा कि इन विकास के मुद्दों को लेकर और ईसरा राम जी इस विषय में क्या सोचते हैं या भारतीय जनता पार्टी इन विषय में क्या सोचती है, जिसको लेकर मैं भारतीय जनता पार्टी के कदावर नेता ईसरा राम जी से सबसे पहले राजस्थान के वजह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा किया गया विकास, जो भारतीय जनता पार्टी और उनके तमाम कार्यकर्ताओं नेताओं को जो अशोक गहलोत के किए गए विकास पे जो सवाल खड़े करते हैं, उन सवालों को लेकर मेरे साथ है भारतीय जनता पार्टी के कदावर नेता गुड़ामालानी विधानसभा के ईसरा राम जी गोदारा, जो अपने इन सवालों के और अपने मन की भावना रखेंगे। मैं सबसे पहले ईसरा राम जी को कहूँगा कि ईसरा राम जी, सबसे पहले आपका स्वागत। फिर आप बताइए कि अशोक गहलोत के किए गए विकास आपसे पसंद क्यों नहीं आते? अशोक गहलोत सरकार वैसे हर एक मोर्चे पे विफल रही है, ठीक है नहीं। उन्होंने मतलब हम देखते हैं किसानों के साथ वादा खिलाफी की और उसके बाद में जो बेरोजगार को बेरोजगारी भत्ता देने की बात की थी, वो भी उन्होंने फेल गई, किसी को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया। उसके बाद में जो भी नौकरियां हुई उन पूरी नौकरियों में इन्होंने घपलेबाजी की और हर एक नौकरी में पेपर लीक का मामला सामने आया। और अत्याचारों के जो दलितों के विरुद्ध अत्याचार का तो उनका रिकॉर्ड भी पूरे 70 वर्ष का रिकॉर्ड भी इन्होंने तोड़ दिया। क्राइम ब्रांच में आज राजस्थान पहले नंबर पे, आप सभी जानते हैं और हम भी जानते हैं। और इनकी सरकार मतलब हर एक मोर्चे पे विफल रही। अशोक जी गलत करें, हमने बेरोजगारों को भत्ता दिया और बेरोजगारों को भत्ते दे रहे हैं अभी। ये तो अब तो रेवड़ियाँ बांटने वाला काम कर रहे हैं, इनको देना कुछ नहीं है, सिर्फ लोगों को वाह लूट रहे हैं। और कुछ लोग जो प्रेस वालों ने भी पहले कई दिनों पहले पूछा था कि मतलब आपने बड़ी बड़ी घोषणाएं की है और उसको मतलब ज़मीनी स्तर पर लागू नहीं किया, तो गहलोत साहब बोल रहे हैं कि अभी तो कोष खाली है, जब मैं नए सिरे से वापस सत्ता संभालूंगा तब देखूंगा। अशोक जी गलत कह रहे हैं, मैं तो ये युवाओं के लिए बेरोजगार भत्ता दे रहा हूँ, मुख्यमंत्री अनुप्रीत योजना के तहत छात्रवृत्ति बच्चों को फ्री पढ़ा रहा हूँ। ये सब झूठा है। आप इसको ज़मीनी हकीकत में देखो, जो लोग इनके लायक है, युवाओं को पूछो नहीं, कितने युवाओं को अपने यहाँ पे बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है। कोई MA BA कोई भी प्रकार की डिग्री कर रखी है, किसी को आज महंगाई भत्ता नहीं मिला है। सिर्फ इन्होंने कागजों में और बनावटी बातें बनाई, बाकी को लागू कुछ नहीं किया है, ज़मीनी स्तर पर कुछ लागू नहीं हुआ है। राजस्थान में आज राजीव गांधी ग्रामीण शहरी ओलंपिक खेल शुरू हुआ है, जिसको लेकर ईसरा राम जी आपका क्या कहना है? ये तो मतलब युवाओं को एक प्रकार से गुमराह करने के लिए इन्होंने ये चीज़ें की है कि कम से कम वो उस चीज़ उनकी जो हर मोर्चे पे उनकी सरकार विफल रही है उसको वो लोग भूल जाएं और वो खेलों में एक प्रकार से उन्होंने व्यसन टाइप बनाने की कोशिश की है। वरना इनको युवाओं को आगे बढ़ाना होता और आगे राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर भेजना होता तो उनको पहले ही भी 4.5 साल के कार्यकाल में इन्होंने युवाओं को कोई ऐसा कार्यक्रम दिया ही नहीं। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस वाले तो कल ये भी कहेंगे ना, आप जब ये देखोगे एपिसोड देखेंगे तो क्या पिछली बार हमने और करवाया था, हम पिछली बार करवाया था तो दिखाओ नहीं, मतलब 4.5 साल के कार्यकाल में इन्होंने क्या क्या किया, ये चीज़ देखो नहीं, इन्होंने कभी कुछ नहीं किया। ठीक है, कोई बड़ा कार्यक्रम पीछे से राष्ट्रीय स्तर पर कोई दबाव था तो किया तो अलग बात है। बाकी युवाओं को आगे लाने के लिए किसी भी खेल में देखो, क्रिकेट है, कबड्डी है, हॉकी है, हर एक खेल की प्रतिभा अपने यहाँ राजस्थान में मौजूद है, लेकिन इन्होंने तराशने का कभी प्रयास नहीं किया। लेकिन इन्होंने पिछली बार भी राजीव गांधी ओलंपिक करवाया था ना। अरे करवाया था, लेकिन वो नाम मात्र का करवाया था, उन्होंने हर एक जिले स्तर पर, खंड स्तर पर, ग्राम स्तर पर कहाँ करवाया था। अब तो लास्ट वर्ष चुनावी वर्ष है, इसलिए लोगों को रेवड़ियाँ बांटने के लिए और ये चुनावी सौगात देने के लिए किया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा महंगाई राहत कैंप चलाया जा रहा है, आपका क्या विचार है इसमें? महंगाई राहत कैंप में जो भी इन्होंने गाइडलाइन रखी है, उस गाइडलाइन के हिसाब से 100 में से 99.9 आदमी उस गाइडलाइन का पालन करके उसमें से लाभ नहीं ले पा रहे हैं। जैसे यही जो आप 500 रुपये टंकी वाला मामला पकड़ते हैं तो आप सर्वे करो नहीं, कितने लोग लाभान्वित हो रहे हैं। 1000 में से कुछ पॉइंट लोग होंगे वो लाभान्वित हो रहे हैं। उससे ऊँट के मुँह में जीरा क्या काम आएगा? अब मैं थोड़ा इधर ले जाऊंगा। भारतीय जनता पार्टी द्वारा पिछले दिनों से कार्यक्रम किया था, नहीं सहेगा राजस्थान। अब आप भाजपा के नेता हो तो बताइए, अब क्या नहीं सहेगा राजस्थान में जनता? राजस्थान की जनता जो अशोक गहलोत का कार्यकाल है उसके टाइम में हुआ, जो किसानों के खिलाफ जो वादा खिलाफी है, बाकी युवाओं के साथ जो बेरोजगार भत्ते की मांग थी और हर एक स्तर पर उनको जो नौकरियां जो भी इन्होंने निकाली, वो हर एक नौकरी में पेपर लीक का मामला सामने आया। कोई भी नौकरी ऐसी नहीं हुई जिसमें पेपर लीक नहीं हुआ। उन्होंने दलितों के साथ कई दर्जनों अत्याचार तो अपन देख रहे हैं कि आज़ादी के बाद में ऐसे अत्याचार नहीं हुए जो इन लोगों ने मिसाल कायम की। और क्राइम ब्रांच में अपना राजस्थान अभी टॉप पे चल रहा है
और यहाँ मतलब प्रशासन और शासन नाम की कोई चीज़ ही नहीं बची है। यहाँ तो गुंडा राज है, भूमाफियों का राज है। दूसरा, हर एक मोर्चे पर सरकार विफल रही है। महिला अत्याचार में भी टॉप पे चल रहा है राजस्थान भारत में। और मुख्यमंत्री जी कहते हैं हम यहाँ पे एक छोटी सी शिकायत के लिए भी FIR दर्ज करते हैं, इसलिए हमारी से ज़्यादा है। अरे 18 दिनों तक इन लोगों ने FIR दर्ज नहीं की। 18 दिनों तक कौन बनता है, करता ही नहीं है। ये तो मतलब दोनों पक्षों की सुनते ही नहीं है। उनको बार बार बलात्कार जैसे कुकरी में कर्तव्य में भी अभी एक भीलवाड़ा में मामला सामने आया, उन्हें 18 दिन बाद में फिर कलेक्टर के हस्तक्षेप के बाद में FIR दर्ज हुई है। बलात्कार के दृष्टि से ये तो कहते हैं मध्य प्रदेश सरकार जो है उनकी आगे चलती है, हमारे यहाँ कम होते हैं। इसका मतलब ये चाहते हैं कि हम दूसरे स्थान पर है, इसलिए अभी उनको टॉप पे जाने का विचार है। अभी राजस्थान टॉप पे है, उनका मध्य प्रदेश को इसने पीछे छोड़ दिया है। अशोक गहलोत जी अभी दोबारा वो सर्वे लिस्ट देके जो नया सर्वे आया उसमें। अब राजस्थान नहीं सेगा ये भाजपा का थीम के अनुसार एक कार्यक्रम था, और जिसको लेके अभी जयपुर में एक कार्यक्रम हुआ जिसमें वसुंधरा जी नहीं आए, या फिर कांग्रेस वाले कह रहे हैं ऐसे बहानाबाजी थी, भीड़ नहीं जुटा। भाई आप क्या कहना चाहते हैं? भीड़ बिल्कुल हुई थी, लगभग 1.5 लाख लोग जुटे थे, और हर एक जिले से और हर एक संभाग से, हर एक खंड स्तर से, मतलब हर एक गाँव का व्यक्ति भी वहाँ अपनी पीड़ा उजागर करने के लिए पहुँचा था। और इन लोगों ने 4 बैरिकेड लगा रखे थे, वो तोड़ के वो लास्ट बैरिकेड पे उसको उसने सैनिक छावनी में तब्दील कर रखा था, इसलिए वो वहाँ नहीं जा पाए। वरना वो तो सचिवालय का घेराव करने के लिए भी तैयार थे। कुछ लोगों पर इन्होंने पहले पानी की बौछारें डाली, फिर लाठीचार्ज किया, और कुछ हमारे जो पार्टी के गद्दार नेता और कार्यकर्ता थे उनके सर भी इन्होंने फोड़े। मतलब उन्होंने उन पर अत्याचार का जो लोकतंत्र का था उसका मतलब लोकतंत्र को नंगा करने की कोशिश की इन लोगों ने। अब अशोक जी गहलोत के कार्यकाल का करीबन 4 महीने रहे हैं। अब 4 महीनों के बाद चुनाव है 2023 के अंतिम में विधानसभा के, और 24 में है लोकसभा के। आप कैसे देखते हो? मैं यही देखता हूँ अशोक गहलोत की सरकार राजस्थान में अपना जो शासन किया, इस शासन के परिणाम स्वरूप सिर्फ 15-20 सीटों में सिमट जाएगी। और उसके बाद में लोकसभा चुनाव में तो वैसे अशोक जी गहलोत कह रहे मेरे 156 सीट आएगी। 156 तो कांग्रेस के इतिहास में भी कभी नहीं आई। अशोक गहलोत की अब इस शासन ने किया ही क्या है? हर एक मोर्चे पर ये सरकार विफल रही है। किसी भी मोर्चे को उठा कर देख लो, किसानों पर देख लो, युवाओं पर देख लो, महिलाओं पर देख लो, किसी भी मोर्चे पर ये सरकार देखो प्रशासनिक ढांचा पूरी तरह फेल है। हर एक जगह मतलब कलेक्टर तक हताश है, कुछ कर नहीं पा रहा है। बोल रहा है मंत्री साहब को फोन आ गया, उसका फोन आ गया। ये लोग एक दूसरे, इन लोगों ने तो अपना पूरा टाइम ही खेमाबंदी में, जो जिस दिन पहले दिन अशोक गहलोत जी का शपथ ग्रहण समारोह हुआ था उसी दिन इनकी पोल खुल गई थी। एक हेमंत तो अशोक गहलोत की जय बोल रहा था, सामने वाला खेमा पायलट की जय बोल रहा था। उसी दिन इन लोगों की उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। और उसके बाद में इन्होंने मतलब 4.5 साल तो बाड़ेबंदी कर करके अपने विधायकों को रोका। और जो ये बजरी माफिया है इन लोगों ने इनको होटलों में संरक्षण दिया, और जो लोगों का पैसा अपने मनमाने ढंग से नोचा। लोगों को जो 10,000 में बजरी गाड़ी मिली, जो 25,000 में लोगों को दे रहे हैं, और बीच में सरकार को होटलों में रहने के लिए खर्चा कौन देता है? यही बजरी माफिया दे रहे हैं। उनकी सह पर तो उन्होंने बाड़ेबंदी कराई 10 बार। आप कह रहे हो कभी ये कांग्रेस की 156 सीटें नहीं आई, लेकिन कांग्रेस जब मुख्यमंत्री जी या फिर राजस्थान की जनता जानती होगी, जब मुख्यमंत्री जी पहली बार जब CM बने थे तब उनके पास 156 सीटों से वो जीते थे। वो तो उस टाइम वो टाइम अलग था। वो इंदिरा गांधी जी का टाइम था और उनके नाम पे वोट मिलते थे। अब तो इनके जो पार्टी सुप्रीमो है वो भी एक प्रकार से एक गुमराह युवा की तरह बात कर रहे हैं। फिर अब इनका वजूद ही खत्म। अब भारत से जो ये भी इनकी विदाई तय है, अब राजस्थान से तो है ही है। 2 मुद्दा है, 2 चीज़ है। भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं लाल किताब, और राजस्थान के जो पूर्व मंत्री रहे राजस्थान सरकार के राजेंद्र गुड़ा वो कह रहे हैं लाल डायरी। अब दोनों में मुद्दा क्या है? ये मुद्दा जो कांग्रेस प्रस्तुत कर रही है ये तो कुछ है ही नहीं। अब लाल डायरी और लाल किताब दोनों में फ़र्क क्या है? वो किताब तो जनता पूरी समझ चुकी है, इनकी दोनों की किताब को समझ चुकी है। और वो यही चाहते हैं कम से कम भाजपा को ही लाया जाए, जो यही डूबती हुई मझधार है, नाव को पार कर सकती है। दूसरा लाल डायरी और उस लाल किताब में क्या है? इनमें रात दिन का अंतर है। रात दिन का अंतर है, जितना रात और दिन का कितना अंतर है इतना इन दोनों में अंतर है। पर लाल किताब डायरी में है क्या? डायरी में मतलब इस राजस्थान का जो जीर्ण उद्धार आगे कैसा होगा वो पूरा चित्रण है उसमें हमारी। अच्छा, पर लेकिन जो अभी राजेंद्र गुड़ा है वो कहते लाल डायरी है मेरे पास, जिसमें गहलोत सरकार के जो किए गए वादे हैं या फिर उनके जो गहलोत सरकार की मतलब जो 5 साल का कार्यकाल है उसका पूरा भंडाफोड़ है उसमें। और उसने क्या क्या किया, भूमाफियों को कैसे शरण दिया, उन्होंने कैसे बाड़ेबंदी का इंतजाम किन लोगों से करवाया, वो उनका पूरा ही डेटा है। और इनके जो हमारे यहाँ जो गुड़ा मालानी से विधायक महोदय रहे हेमाराम जी, इन्होंने भी 3.5 साल के कार्यकाल में सिर्फ अपने को मंत्री बनाने के लिए बाड़ेबंदी का और खेमेबंदी का सहारा लिया, और उसका भी चित्रण है। हेमाराम जी आपके यहाँ से विधायक है और राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री है। हेमाराम जी ने ऐसा क्या काम नहीं किया या क्या काम किया जिससे गुड़ा मालानी के लिए फायदा नहीं हुआ या नुकसान हुआ? काम तो वो कुछ नहीं कर पा रहे। वो सिर्फ 3.5 साल के बाद में अशोक गहलोत जी को ये मनाने में तय सफल हो गए कि मुझे मंत्री बनाया जाए, बाकी वो कुछ नहीं कर पाए मेरे हिसाब से।
हेमाराम जी यहाँ से विधायक है, धोरीमना के लिए क्या किया? धोरीमना के लिए मेरे को तो कुछ किया हुआ देखिए ना 5 साल के कार्यकाल में उन्होंने ये अपने कार्यकाल में नया किया, ऐसा कोई काम मेरे को नहीं दिखता। आपको कोई दिखता? आप बताओ। खैर हम लोगों का या अलग अलग लोग नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे कि आपको क्या लगा, क्या काम हुआ। लेकिन नेताजी इनको अपनी ओर से अलग नज़रिया हो सकता है, कुछ किया यानी कि वो आप जानते हैं। लेकिन नेताजी अब बताइए कि धोरीमना के लिए क्या करना क्या था? धोरीमना के लिए इन लोगों का, हेमाराम जी का एक तो पहला वादा था कि मैं यहाँ पे नर्मदा का एक माइनर लाऊंगा या खड़ा लाऊंगा, उस बात से वो मुकर गए। दूसरी बात, इन लोगों ने ये शर्त रखी थी कि जो सुभाष नगर है वो अभी मतलब जो अस्थायी रूप से इनके लोगों के पास कोई पट्टे नहीं है, उनको पट्टे दिलवाने की इन्होंने 7 बार वकालत कर दी है। 7 बार चुनाव में बार ये बोलते हैं अगली बार डलवाऊंगा, अगली बार डलवाऊंगा। 7 दफ़े वो झूठ बोल चुके हैं। मैं ये उनसे पूछना चाहता हूँ और वो कितने दफ़े झूठ बोलेंगे? अब 2023 में विधानसभा चुनाव है, आप किसके साथ समर्थन करोगे? हम तो वैसे बीजेपी को सपोर्ट करते हैं और बीजेपी में लादूराम जी का परिवार है, वही यहाँ अपना दावेदारी पेश कर रहा है और उनकी दावेदारी बनती है। बाकी कोई ऐसा है नहीं जिसका दावेदारी बने। अगर लादूराम जी का परिवार जीत के तो आपको लगता है कि धोरीमना के लिए नया 4 साल लग जाएंगे? उनका परिवार राजनीति में 4 बार उन्होंने भाग्य आजमाया और उसमें 3 बार वो अपना मतलब स्टेज पार नहीं कर पाए। 1 बार वो जीते। 3 बार हारने के बावजूद भी इन्होंने कभी मतलब फील्ड को नहीं छोड़ा और हर एक टाइम लोगों की दुख दर्द के साथ रहे। सत्ता में नहीं होते हुए भी इन लोगों ने लोगों का हर एक काम किया। उनका 24 घंटे उनके साथ हाजिर है दुख सुख में। वैसे हेमाराम जी ने जीतने के बाद भी इतना फीडबैक नहीं किया जितना इन्होंने 4 बार हारने के बाद में किया। और 36 कौम के लोगों की भी यही चाहत है कि इन लोगों को टिकट मिले और ये मतलब अपना भाग्य आजमाएं और अगला इनका नेतृत्व करें। ये आप भाजपा में काफ़ी लंबे अनुभव रखते हो, लंबे समय से रहे हो, मतलब 4 बार हारने का कारण क्या रहा? हारते क्यों? हारने का मतलब 3 बार 4 बार में 1 बार वो ज़रूर विजय पताका फहराया और 3 बार वो चुनाव हारे। पहली बार तो वो मतलब प्रशासनिक सेवा से निवृत्त हुए थे, पहले तो उनको अनुभव कम था। उसके बाद में जो जातिगत समीकरण है यहाँ वो थोड़ा ध्रुवीकरण हो जाता है, उसकी वजह से उनको चुनाव में सफलता कम मिलती है। बाकी उनमें जो राजनीति में जो लोगों को आगे पेश आने की क्षमता है उसमें अद्भुत क्षमता है। लेकिन राजनीतिक में जातिकरण विषय आप ले आए। जातिकरण मतलब आपके बिश्नोई है जो हेमाराम जी के साथ खड़े रहते हैं, लेकिन उधर के जाट है वो आपके साथ बहुत कम रहते हैं, ऐसा क्यों होता है? आज के टाइम में वैसे जातिवाद का इतना तो बोलबाला नहीं बचा है, लेकिन जो पार्टियां होती हैं वो भी जातिगत समीकरण दे के भी टिकटें वितरित करती है। और हर एक कुछ लोगों का तो अपना रसूल होता है, लेकिन लगभग आजकल लोग जातिवाद पे बह जाते हैं। इसकी वजह से जिसका जातिगत समीकरण भारी होता है वो आदमी पार हो जाता है। मतलब आपके जाति के तो बिश्नोई थे, पिछली बार जब लादूराम जी के चुनाव हुए तो आपके समाज के लोग हेमाराम जी के साथ चले गए, पर हेमाराम जी के साथ थे और हेमाराम जी के जाट है वो आपके बिश्नोई लादूराम जी के साथ कम है, ऐसा क्यों? ऐसा हमारे लोग वैसे कहने और करने में फ़र्क रखने वाले हमारे लोग नहीं हैं। उन लोगों ने ऐसा किया तो उन्होंने 5 साल तक अपना किए का हर्जाना भुगता और अब आगे देखेंगे, वो भी समझ गए हैं वो क्या हो रहा है। लेकिन आपके समाज के लोग भी गए उधर, सर आपके समाज के लोग उधर थे वो गए तो उन लोगों ने उनको पता चल गया कि कहाँ रहने से क्या फ़ायदा होता है किसी भी समाज का हो। मैं तो ये कहा उसी के साथ जुड़ो जो अपना काम कर सके और अपने को आगे अपनी आवाज़ विधानसभा में उठा सके। गुड़ामालानी जिला नहीं बना? जिला तो गुड़ामालानी की गूंज अपने को पता है कि मालानी की एक्सप्रेस दिल्ली तक जाती है। गुड़ामालानी को जिला कौन बनाएगा? जो हमारे 2 बार विधायक रहे सुखराम जी, उन्होंने अपनी दबंगता से सांचौर को जिला बना दिया और गुड़ामालानी को हेमाराम जी जिला नहीं बना गए। बड़े दुख की बात है। वो आपके पार्टी की नहीं, वो आपके विपक्ष की पार्टी के सुखराम जी। पार्टी से मैं कोई मतलब नहीं, पार्टी का कोई मतलब नहीं है, लेकिन उस आदमी ने इतना फीडबैक किया, इतना उन लोगों के सामने मुख्यमंत्री साहब के सामने गणित रखी कि वो इस चीज़ को मानने के लिए मजबूर हुए और अपने विधायक महोदय जो 7 बार से यहाँ विधायक है वो इस चीज़ को उनके सामने नहीं रख पाए। कुछ वो खेमाबंदी की भेंट भी चढ़ गई शुरुआत से, इसलिए उनका पक्ष शुरुआत से कमज़ोर रहा 5 साल के कार्यकाल में। पर लोग ये भी तो कहेंगे कि यहाँ जनसंख्या कम है और सांचौर की जनसंख्या ज़्यादा थी इसलिए। अरे जनसंख्या कम कैसे है? अपने गणित लगाओ नहीं, सांचौर से तो अपन भारी पड़ रहे हैं। मैं थोड़ा इधर ले जाऊं, आपके 2 बिश्नोई थे, दोनों ने अच्छा काम किया। इनके लिए पूरा राजस्थान या बिश्नोई समाज आपके रहने का फलोदी के विधायक पबाराम जी ने अपना जिला बनाया फलोदी और सांचौर के विधायक सुखराम जी ने अपना जिला बनाया सांचौर। ठीक, मैं थोड़ा इस तरफ जाऊँ, अगली बार विधायक बन गया मान लो के साहब तो क्या करवाओगे आप लोग? पार्टी की ओर से क्या करवाओगे? के साहब विधायक बने तो पहला तो इनका जो नर्मदा का यहाँ एक बार माइनर लाने का विचार है, लोगों के लिए मीठा पानी पीने के लिए और किसानों के लिए सिंचाई के लिए एक माइनर लाने का उनका विचार सपना है। गुड़ामालानी के लोगों का वो पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे के साहब यदि चुनाव में। नर्मदा ने तो हेमाराम जी का मेल लिया, नर्मदा हेमाराम जी तो 7 बार बोल के गए, झूठ पे झूठ बोल रहे हैं ना। हेमाराम जी पर कब विश्वास करेंगे लोग? पिछली बार भी बोले थे और बार बोल रहे हैं। लोगों का हेमाराम जी से विश्वास उठ चुका है।
और हेमा राम जी कहेंगे नहर तो नॉर्मल का मैं भी ले आऊँगा, फिर नया क्या काम करेगा? उसके बाद में जो के साहब है वो हर एक कौम के साथ समझ बिठाने की कोशिश करेंगे, खासकर युवाओं को वो कई जगह जो ऐसे अवसर है नौकरियों के, जो वो भी बिजनेसमैन है, बड़े उद्योगपति है, वो कहीं सेट करवाने की कोशिश करेंगे। और हर एक कौम के साथ उनका अच्छा संबंध है और वो हर स्तर पर किसानों से, महिलाओं के लिए मतलब अपने हिसाब से अपना अच्छा अगला कार्यकाल गुजारने की कोशिश करें। आप बुरा मत मानना, कई कांग्रेस के नेता या फिर आपके पार्टी आपके समाज कुछ नेता वो लोग कहते हैं, जब पिछली बार के साहब एक बार इन्होंने क्या किया कि पहले कमले बांटी, फिर ये सोशल मीडिया की बात है, मैं मेरी ओर से नहीं कह रहा हूँ, बुरा मत मानना, पहले कमले बांटी, फिर कोचिंग के नाम पे टी शर्टें बांटी जो अपने नाम फोटो लगवा के, फिर उन्होंने क्रिकेट के नाम किया, कुछ क्रिकेट करवाया, फिर उनके बाद अब धीरे धीरे उन्होंने ये कसूरी देनी शुरू कर दी, कसूरी बांटनी शुरू कर दी, अब धीरे बाद में सेल्फी देनी शुरू कर दी। आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा नहीं है, अब लोग कहते हैं ऐसा। लोग नहीं कहते, आप उसको ज़मीनी स्तर पर देखो नहीं, जो काम किया उन्होंने, क्रिकेट अपने को पता है कि गुड़ामाली में कितना बड़ा क्रिकेट आयोजन कराया। हेमा राम जी ने 50 साल के अपने राजनीतिक जीवन में कभी कोई इतना बड़ा खेल आयोजन कराया? आप भी सोचो, कभी कराया? और उसमें 36 कौम के लोगों ने शिरकत की और उसमें मतलब पूरे गुड़ामालानी के लिए एक प्रकार से 15-20 एक महीने का टाइम मनोरंजन का एक प्रकार से स्रोत बनाया। हेमा राम जी 50 साल के राजनीतिक कार्यकाल में कभी आपने इस तरह पर कोई टूर्नामेंट कराया? आप मेरे को बताओ। हाँ खैर, थोड़ा इस तरफ ले जाऊँ। अब विधानसभा के चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, आपके भाजपा से प्रत्याशी के साथ आपको स्थानीय लोग कह रहे हैं, हमारे स्थानीय प्रत्याशी, आपको क्या कहना लगता है इसमें? के साहब के सामने स्थानीय लोगों की जो दावेदारी है मेरे हिसाब से जो फीकी पड़ती है, बाकी तो आप जाने। अब विधानसभा के चुनाव हो जाएंगे भाई, सब लोग कहते हैं कि के साहब जीतेंगे और ये भाजपा के वो या फिर सारे जो लोग के साहब की बात करते हैं। अब एक थोड़ा और ले जाऊंगा, जो धोरीमना में है काम की जो कुछ कमियां हैं, एक कमी है बहुत महत्वपूर्ण है, जो सुधार कैसे करवाओगे? वो कमी है एजुकेशन की, आप उसको सुधार कैसे करवाओगे? एजुकेशन के लिए तो वैसे मतलब युवाओं और युवतियों के लिए अलग अलग ITI सेंटर बनवाने की कोशिश करेंगे यदि मतलब के साहब सत्ता में आए। और उसके बाद में उनको हर स्तर पर उनके लिए अलग अलग कोचिंगों की भी, जो नौकरियों के लिए जो भर्तियाँ आएगी उनके लिए कोचिंगों की व्यवस्था यहाँ पे करवाएंगे। जी आप थोड़ा एक मैं और ले जाऊँगा, बुरा मत मानना। कहते हैं कि भाजपा के जब लालू राम जी जीते तो उनको भाजपा हो या संघ हो, उनको मुस्लिम संप्रदाय से पता नहीं कुछ ऐसा ऐतराज लगता होगा, लेकिन उन्होंने मुसलमानों की वो ज़मीन थी वो हड़पने की प्रयास किया, मदरसा को थोड़ा ऐसा क्यों, उनकी दरगाह को थोड़ा ऐसा क्यों किया? ये सभी कौन बोलता है उन्होंने किया? या इसके लोग बोलते हैं। अरे बोलेंगे, वो सत्ता विरोध, सत्ता वाले तो एक दूसरे को कोसने का काम करते हैं। आप भी देखो नहीं, अभी इस कार्यकाल में देखो नहीं, इस कार्यकाल में वो जो हेमा राम जी ने बोला था कि मैं ये कर दूंगा, उनके लिए ज़मीन अलग से आवंटन करवा दूंगा, बाउंड्री बनवा दूंगा, उनके लिए सब चीज़ें करवा दूंगा, उनके लिए मतलब कब्रिस्तान की अलग से व्यवस्था करवा दूंगा। अभी कुछ हुआ है? सिर्फ उन्होंने वाह भाई लूटने के लिए, उनका वोट बटोरने के लिए किया था। हकीकत में ज़मीनी स्तर पर वो भी कुछ नहीं कर पाए। और ये जो आप बोल रहे थे गिराने वाला मामला, वो मामला तो जो वन विभाग के अंतर्गत आता था तो वन विभाग ने कार्रवाई की, उसमें सत्ता का क्या दोष है? वन विभाग वाला, उनका महकमा ही अलग है, वो अपनी कार्रवाई करेंगे। प्रशासन कुछ भी कर सकता है, प्रशासन कोई सत्ता के आगे थोड़ा ही डोलता है, वो तो अपने स्तर पर काम करता है। कुछ लोग ये भी कहेंगे कि जब लालू राम जी विधायक बने तो सारे लालू राम जी ने अपने बिस्तर में लगाया, ऐसा क्यों? ये तो सब लोग ये तो कह मतलब उनके ऊपर लोशन लगाने का काम राजनीति में होता है। मैं ये सोचता हूँ कि लालू राम जी ने जितना दूसरी 36 कौम के लिए किया उससे बहुत कम विष्णु के लिए किया, बाकी कौम के लिए ज़्यादा किया और विष्णु के लिए कुछ नहीं किया। लेकिन हमने वो कभी आगे नहीं लिया। आप वादा कर सकते हो कि अगर अब की बार लालू राम जी के साहब जीते तो मैं ये काम करवा दूंगा गांव के लिए? बोल दीजिए। मैं ऐसा तो नहीं बोल सकता क्योंकि वो बड़ा काम है और किसी चीज़ को करवाने का 3 लाख वोटरों का काम है, 1 मिनट में तो हो नहीं सकता। कह दीजिए कि मैं करवाऊंगा ये काम, वोट दे दीजिए। मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि यदि के साहब को आप विजय का ताज पहनाते हो तो वो 100% अपने स्तर पर खरा उतरने की कोशिश करेगा। और आप विश्वास रखिए, एक बार उनको जरूर, युवा आदमी है। सीधे कह दीजिए मेरे पर विश्वास करके आप वोट दे दीजिए, मैं आपको काम करवाऊंगा, ऐसे कह दीजिए। मैं यही बोलता हूँ कि हम सभी साथ हैं, पूरी पार्टी और पदाधिकारी साथ हैं। हम आपका कोई भी काम उनसे करवाने की कोशिश करेंगे, जो निगल काम होगा उसको वो कभी मना नहीं करेंगे। अब मैं ले जाऊँगा 2024 में लोकसभा के चुनाव में। लोकसभा के चुनाव 2024 में कैसे देखते हो? लोकसभा चुनाव में तो प्रधानमंत्री के लोकसभा 2024 में चुनाव है, उसमें तो अभी हाल फिलहाल जो समीकरण है उसके हिसाब से तो मोदी जी का परचम लहराना लगभग तय है। मोदी जी ने या लोकसभा ने राहुल जी गांधी जो कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको निलंबित कर दिया, सस्पेंड कर दिया, पर कांग्रेस वाले कोर्ट ने उनको राहत दे दी कि वो हमारे वैसे था ही नहीं।
गलती नहीं थी? कोर्ट और न्यायपालिका का हम सम्मान करते हैं, लेकिन गलती नहीं थी तो इतना लंबा प्रोग्रेस चला और उसके बाद में उन्होंने वो पद भी छोड़ना पड़ा। कुछ तो कुछ डांट में काला था ही, इसमें कोई फर्क नहीं। आपकी ओर से आप दर्शकों को कुछ कहना चाहते हैं, आप आराम से कह लीजिए। मेरे ओर से तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आगामी जो राजस्थान में विधानसभा चुनाव है उनमें आप फूंक फूंक के कदम रखना। अपने आप हम और आप लोगों ने 5 साल तक जो इस निकम्मी सरकार और अंधी बेरी सरकार का जो कार्यकाल देखा, इन्होंने हर एक मोर्चे पर ये विफल रही। इन्होंने किसानों के साथ वादा खिलाफी की, युवाओं के साथ वादा खिलाफी की, महिलाओं के साथ अत्याचार ढाए, दलितों के साथ अत्याचार ढाए। उन्होंने जो किया वो मतलब इस राजस्थान का बेड़ा गर्क करने का ही काम किया। इसको सबक ज़रूर सिखाना है और राजस्थान से अशोक गहलोत जी और इनकी सरकार की विदाई तय करनी है। लोग कह रहे हैं, या फिर कांग्रेस के लोग कह रहे हैं ये स्पष्ट है कि भाजपा के पास अब चुनाव लड़ने का कोई मुद्दा नहीं है। आप कैसे देखते हैं? प्रतिपक्ष में आप भी जानते हैं कि एक दूसरे को कमज़ोर दिखाने के लिए कुछ तो बोलेंगे। चोर अपने को चोर साबित थोड़ी करेगा, वो तो करेगा कि मैं सबसे बड़ा साहूकार हूँ। लेकिन जनता इनकी जो करनी और कथनी क्या अंतर है वो सब समझ चुकी है। एक सवाल अब ले जाऊंगा, जो पहले कुछ नेता होते जो कांग्रेस में होते, जब कांग्रेस जीती होती तब तक, फिर कांग्रेस छोड़ के जब कांग्रेस हारती है तो बीजेपी में चले जाते, उन नेताओं को आप क्या कहना चाहते हैं? वो तो अवसरवादी है, उनको तो कोई पार्टी और पॉलिटिक्स से लेना नहीं है और न उनको कुछ वो जातिवाद में थोड़ा जाति में पकड़ रखते हैं और इसलिए वो क्या करते हैं कि जिस और नाव का भाव होता है उस और वो भाग जाते हैं। उनको पार्टी पॉलिटिक्स से कुछ नहीं लेना है, उनको तो 5 साल तक अपनी राजनीतिक रोटियाँ और पकौड़ा अच्छी तरह सेकना है। जैसे एक पहले कांग्रेस जीती, फिर कांग्रेस में थे, फिर कांग्रेस हारने का लगा हवा लगी बीजेपी की तरफ, बीजेपी में ऐसे हो जाते हैं। अरे कुछ दल बदलू लोग यहाँ पे अपने यहाँ भी कुछ प्रभावशाली लोग हैं, वो मतलब अपना कोई फिक्स ग्राउंड नहीं रखते हैं। वो जिसकी लाठी मजबूत दिखती है वहीं जाते हैं। कुछ लोग ये होते हैं जो 60 साल तक तो किसी कर्मचारी सरकारी सर्विस होता है तब तक तो किसी के नाम के किसी की कोई काम करते नहीं है, फिर बाद में आके हम आपकी जनता की सेवा करना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? वो तो क्या करते हैं कि 60 साल तक तो राज के जवाई रहते हैं। उसके बाद में उनको पता है कि अब अपने पास दूसरा तो कोई मामला बचा नहीं है। जो राज को तो 60 साल लूट लिया और 20 साल और बचे हैं जिनकी उसमें कम से कम जनता को भी लूटे, इसलिए उनको करना उनको भी कुछ नहीं है। अब आपको लगता है कि 2023 विधानसभा सरकार हमारी आएगी? 2023 में अपनी विधानसभा सरकार आएगी, बेशक आएगी और 2/3 बहुमत से आएगी। आपके भाजपा के प्रतिपक्ष नेता रहे राजेंद्र राठौड़, जो राजेंद्र राठौड़ साहब कह रहे थे मैं 100-150 सीट लाऊंगा, 150 150 नहीं 160 आएगी मेरे हिसाब से। 150 नहीं, कांग्रेस तो वैसे ही 15-20 सीटों पे सिमट जाएगी और RLP की जो काफ़ी अच्छा चल रहा है ग्राउंड 10 सीटें वो ले जाएगी, तो भी इनको 160 मिल जाएगी। RLP का कैसे पलड़ा भारी लग रहा है? RLP हाल फिलहाल समीकरण में राजस्थान में 5% सीटें खींच सकती है। आप भाजपा के नेता हो? मैं नेता तो हूँ, लेकिन मैं उनका कह रहा हूँ कि इस समय कांग्रेस और RLP लगभग बराबर के मामले में, भाजपा तो वैसे 2/3 को पार ही कर रही है, 160 ले रही है, कम से कम 40 सीटें तो दूसरों को देना की कोशिश करेंगे हम भी। पर आपको लगता है RLP से पलड़ा भारी है? RLP का कांग्रेस से पलड़ा बिल्कुल भारी लग रहा है। पर आपको बीजेपी के नेता हो आप? मैं नेता हूँ तो मैं किसी सच को सिपा थोड़ा रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ बीजेपी 2/3 बहुमत लेगी और 160 सीटों से ऊपर जाएगी, लेकिन जो 40 सीटें बचेगी उसमें कांग्रेस को मात देगी RLP। धन्यवाद। ये थे मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के गुड़ामालन विधानसभा के कदावर नेता ईसराराम जी गोदारा, जो दोरिमना से होने वाले सरपंच के प्रत्याशी भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के बहुत अच्छे नेता भी हैं। तो दोरिमना में अपनी जनता के मजबूती से पैरवी करते हैं या पकड़ रखते हैं। धन्यवाद, आपने हमारा समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।